कानून से कुछ लेना देना हो। ये पैसे से क्या होता है? पैसे से जो भी किसी को तंग किया है या किसी को सताया या जो भी काम हुआ है वो पैसे से तो कभी भी नहीं पूरा हो सकता। कम से कम उस महिला को ये तसल्ली तो होगी कि मैंने 2 महीने 1 महीने इसको सजा दिलवाई है। फिलहाल यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कायदा कानून में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस 2010 बिल पर। इस पूरे बिल को आरटीआई से अलग रखा गया है। क्या माने फंडामेंटल जो राइट्स हैं कहीं ना कहीं उनका हनन होगा इस बिल में? देखिए, आरटीआई को कानूनी तौर पे ये अलग रख नहीं सकते, लेकिन हाँ आरटीआई को आप तब तक अलग रख सकते हैं जब तक कि कोई जो इशू है वो पेंडिंग अगर चल रहा है। तो अगर कोई इशू पेंडिंग है और मान लीजिए कमेटी अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट असलियत में हुआ था या नहीं हुआ था, तो ऐसे समय पर जाहिर सी बात है कि वो आरटीआई में आप देकर उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करेंगे तो किसी की रेपुटेशन और बाकी चीज़ें जो हैं उसको अफेक्ट होंगी, जब तक कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस कमेटी जो है वो उस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि सच क्या है या झूठ क्या है। और आरटीआई से आप इस बिल को अलग नहीं रख सकते क्योंकि कमेटी का अपॉइंटमेंट वो भी पब्लिकली जानना ज़रूरी है कि जिन लोगों को आपने कमेटी में बिठाया वो इस लायक है भी या नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो उनका जो पब्लिक परसेप्शन है या उनका रहने सहने का तरीका है वो अबव बोर्ड है या नहीं। तो आरटीआई से आप इसको विमुख नहीं कर सकते, आरटीआई में तो आपको इसको डालना ही पड़ेगा। कानून में ये है कि आरटीआई के थ्रू से आप खाली ट्रू केस ही निकाल सकते हैं। अगर कोई केस झूठा पाया गया तो आप निकाल नहीं सकते। इसका मेन मकसद जो इसका कानून का है ताकि प्रेस को बताया जाए कि इस लड़की को इतना पैसा मिला ताकि और भी लड़की फाइल करे, और इसमें अगर कोई झूठा केस होगा तो ऑब्वियसली वो आप मीडिया को बता ही नहीं सकते। तो इसे हमें ऑब्जेक्शन है। हम लोग ये बोल रहे हैं अगर केस झूठा भी है या सही भी है दोनों तरफ से ही बताना चाहिए ताकि लोगों को मीडिया को भी पता लगे कि ये कानून में क्या खूबियां है। अगर पब्लिक चाहती है कि वर्कप्लेस पर हम आरटीआई का यूज़ करके इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट और ये सब लें, सपोज अगर एक महिला ही को इंसाफ नहीं मिलता, आपने आरटीआई एक्ट को किल कर दिया कि आप आरटीआई एक्ट के थ्रू इसकी इंक्वायरी प्रोसीडिंग या उसकी कोई कंप्लेंट नहीं मार सकते। हिंदुस्तान टाइम्स में 1 महीना पहले मैंने देखा है कि दैट वुमेन वाज नॉट सेटिस्फाइड कि जो इंक्वायरी कमेटी इंटरनल थी उसने डिसीजन सही नहीं दिया एंड शी हैज टू अप्रोच द हाई कोर्ट। तो अगर वुमन को ही डिनाई कर दिया गया, सपोज चलिए मैन की बात छोड़िए कि वो अब्यूज होगा या कुछ होगा है उसके साथ गलत हुआ, वुमन के साथ गलत होता है, अगर वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग की रिपोर्ट मांग रही है तो उसको क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि ये जो पैसे की मानवानी लेकर या रोल ऑफ द एनजीओ जो है वो लाइमलाइट में ना आ जाए उसको छुपाने के लिए है। एक तरह से आप एक ऑलरेडी जो लेजिस्लेशन बना हुआ है जो पारदर्शिता के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट उसको आप किल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप प्रेस की आजादी को छीन रहे हैं। क्या कोई कानून नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाला होना चाहिए? वो डर गए हैं। अब ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जो सरकार नए कानून बनाती है उसमें ये एक क्लॉज डालने लग गई है कि इस कानून के ऊपर आरटीआई नहीं लागू होगा। जुडिशरी का तो है ही, क्योंकि जुडिशरी का कहना है कि ये तो फंडामेंटल राइट है हमारा। तो ये अगर कोई चैलेंज करेगा ऐसे कानूनों को जिनको आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि जुडिशरी उसको नकार देगी। इस पूरे बिल में क्लॉज 9 को हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि जो शिकायत करने वाली महिला है अगर वो गलत शिकायत करती है तो उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। कितना सही है किसी भी बिल में इस तरह से कानून को हटा देना, दंड के प्रावधान को हटा देना? झूठ बोलने की सजा तो है, हर कानून में है, गलत किसी को फंसाने की सजा भी है। तो वो कहीं ना कहीं कॉन्डक्ट रूल्स के अंदर ये बात आनी चाहिए कि अगर व्यक्ति मिसकॉन्डक्ट का हकदार है तो झूठा केस बनाना भी मिसकॉन्डक्ट है और गलत हरकत वर्क प्लेस पे करना भी मिसकॉन्डक्ट है। उन दोनों को आप पैरेलल ड्रॉ आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा और उस आदमी की, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री चेक, पर्सनालिटी चेक, वो सब एक अनिवार्य हो जाएगा किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए। जो यदि कोई कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो वो प्रेस को नहीं बता सकते आप, लेकिन यदि लड़की को 40 लाख रुपए मिला किसी ऑफिसर की सैलरी से तो वो आप प्रेस को बता सकते हो। इससे गड़बड़ी होती है कि प्रेस को और पब्लिक को एक तरफा गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। झूठी कंप्लेंटें आती हैं, वो NCW क्या कहती है कि झूठी कंप्लेंट अगर पाई जाती है तो वो मीडिया में या प्रेस में नहीं दी जाएगी। अगर कोई सच्ची कंप्लेंट पाई जाती है तो वो प्रेस और मीडिया को दी जाएगी, तो ये तो गलत है। अगर कोई कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो वो भी मीडिया में देना चाहिए कि किसी लड़की ने लड़के को ऐसे हरास किया। इसमें जो पब्लिक ओपिनियन मांगा था 1997 31 मार्च के अंदर, उसने कुछ ओपिनियन मांगा था। इसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट्स दिए थे जो पेज 10 में हम लोग इसमें RTI के थ्रू से हम लोग निकाला है। उसमें सब लोग इसमें ये जाता है कि इसमें भरपूर मिसयूज होगा, इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन उसमें WCD मिनिस्ट्री खुलेआम लिख दिया है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेन इज नॉट इन आवर मैंडेट, जितना मर्जी मिसयूज हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल यह भी है, जो महिलाओं को कमतर आंक कर या फिर यह मानकर कि पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे ही, कानून बनाना कितना उचित लगता है? इन्होंने बेसिकली ये लॉ पास कराने का इनका क्या स्ट्रेटेजी रहती है? कभी भी लॉ एक बार में पूरा पास नहीं कराती मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। यदि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट कोई लॉ पास करा रही है तो वो एक बार में पास नहीं कराएगी। वो क्या करेगी, इसको 2 बार में ब्रेक करती है। जैसे इस लॉ के अंदर भी इन्होंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो इस लॉ में नहीं डाला है, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट आने वाले हैं। तो वो पहले इसको पास करा लेंगे, फिर बोलेंगे भाई लॉ तो पास हो चुका, आप खाली रूल पास कराने हैं। आप एक लॉ बना रहे हो, 10 साल से उस पर काम कर रहे हो या जो भी कर रहे हो व्हाटएवर, आप उस लॉ को पूरा का पूरा पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने रखो कि ये कानून है। ये नहीं कि आपने आधा का लॉ अभी मेन पास कराया और जो इंपॉर्टेंट इंक्वायरी प्रोसीजर है वो आप बैकडोर से रूल्स के थ्रू पास कराओगे। पहले तो कमिटी मेंबर को पैसा देना पड़ेगा, कोई कंप्लेंट है या नहीं है। अगर कमिटी नहीं बनाओगे तो आपके ऊपर फाइन है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है लड़कियों को लेके आओ ऑफिस में, वो वुमेन NGO का, उसको पैसा दो। कंप्लेंट है या नहीं है वो तो बाद में देखा जाएगी। अगर तुम कमिटी नहीं बनाओ तो तुम्हारा ऑफिस के ऊपर फाइन लग जाएगा। उन्होंने 2005 वर्जन में डाला था इंक्वायरी प्रोसीजर में कि यदि लड़की का कोई पास्ट बैकग्राउंड है, उसने 10 केस पहले किए हैं, तो वो आप कमेटी को बता नहीं सकते। और लड़के के ऊपर ये 2 केस भी पहले हुए हैं तो वो कमेटी को बताया जा सकता है। अब मतलब बेसिकली हर छोटा छोटा टिंकरिंग करी जा रही है। यदि लड़की के ऊपर 10 केस हैं, यदि आपने वो कमेटी को बता दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लड़की इसको 11वां केस यदि सच्चा भी हुआ तो उसको जस्टिस नहीं देगी वो। सेक्सुअल हैरेसमेंट बेसिक सड़क से लेकर और एयर कंडीशन प्रेसिडेंट हाउस तक कहीं भी हो सकता है। तो जो कानून इन सब के बीच में कॉमन थ्रेड का काम करता है, एक धागे का काम करता है, वो सब जगह उपलब्ध है। मतलब आपको स्पेशल स्ट्रक्चर्स खड़े करने की या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स खड़े करने की आवश्यकता नहीं है। वो है IPC, CRPC और CPC। तो वहीं पर कहीं शॉर्ट कॉजेस करके अगर इन तीनों कानून में कुछ छोटा मोटा तब्दीली करके आप इसको रेगुलेट करें और उनसे जोड़ें तो इसकी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको ज़्यादा कारगर बना पाएंगे निस्बत पैरेलल स्ट्रक्चर्स खड़े करने की। देखिए, लॉ बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही बनना चाहिए। उसे बाईपास करने की जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए। जब पब्लिक कमेंट मांगे गए हैं, पब्लिक कमेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करके कमेटी उसका फैसला ले और उसे इस किसी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर जेंडर न्यूट्रल लॉ की पेशकश रखी गई है पब्लिक द्वारा तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। आप जितने पैरेलल स्ट्रक्चर्स खड़ा करेंगे, देखिए फॉर्मल सेटअप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, वहाँ तो ये बात समझ आती है, लेकिन सब फॉर्म और वहाँ पर भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके लिए ये बात नहीं समझ आती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत प्रेवलेंट है। मतलब क्योंकि वहाँ पे 100 रुपए की या 125 रुपए की दिहाड़ी का सवाल है। वहाँ पे हम कुछ लाख की तनख्वाह या कुछ हजार की तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, ना ही वहाँ पे हम वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्किल्ड महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। ये हमें टोटली ऑब्जेक्शन है। हम अगर कोई गलत काम करते हैं हमें सजा दो, हमें 6 महीने के लिए जेल भेज दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हम पैसा क्यों काट रहे हैं हमसे, और हमें तनख्वाह काट के, हमारा तनख्वाह से काट के अब उस वुमेन NGO को दे रहे हैं, इसमें हमें ऑब्जेक्शन है। हर उपयोग का दुरुपयोग दूसरा पहलू है हर चीज़ के। और मैंने बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ में
नोटिस किया है कि जहाँ पर महिलाओं ने इसका दुरुपयोग भी किया है, मतलब कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उपयोग हुआ है, मगर कम मात्रा में, लेकिन ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर दुरुपयोग भी हुआ है। तो दुरुपयोग की बात तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुरुपयोग हो सकता है तो उसमें उसका प्रावधान भी होना चाहिए कि अगर दुरुपयोग होता है किसी भी कानून में, मान लीजिए आईपीसी का सेक्शन गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, इन्वोक हुआ, कंप्लेनेंट जो है वो गलत थी, तो उसमें है कि झूठी गवाही देने पर झूठे तरीके से किसी को फंसाने के लिए आपको ये भुगतना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में कानून बनते हैं और ये भी नहीं देखा जाता कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी हां, एक ऐसा कानून जिसे आरटीआई से भी अलग रखा गया है। जरूरी है कि इसमें जरूरी संशोधन हो। आप अगर कार्यक्रम कायदा कानून से जुड़ना चाहते हैं, कोई मुद्दा रखना चाहते हैं, अपनी राय या सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है kanun@p7news.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए QQ, फिर अपना सवाल या राय या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं इसे लिखें और भेज दें 56000680 पर। तो आज के लिए बस इतना ही। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए देखते रहिए कार्यक्रम कायदा कानून। मुकेश कपिल और पूरी कायदा कानून टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।